हेलो गाइस, शुरू करें हमारा लेक्चर। ठीक है, सो आप सबको पता है that we are going to start our new chapter which is chapter number 5 states of matter। ठीक है, आपको पता है ये आप बचपन से मतलब कि कह सकते हैं कि साइंस में बहुत पहले से ये पढ़ते हुए आए हो कि कोई भी मैटर हमारे 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन से स्टेट्स में? लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। बट इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम वो नहीं पढ़ने वाले कि आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, स्टीम जो होती है वो गैस होती है। नहीं, ऐसा वाला क्लासिफिकेशन वगैरह हम नहीं पढ़ने वाले। समझाती हूँ आपको कि स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमें समझना है, तो उसमें हमें समझना क्या है, इस चैप्टर में हमें देखना क्या है। तो अब तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े, सपोज आपने बात करी हो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, चाहे आपने बात करी हो एंथैल्पी की, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करी हो, चाहे आप किसी की फिजिकल स्टेट की बात करो कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, चाहे उसके किसी भी नेचर की बात करो, वो जो भी आप डिस्कशन करते हो, जो भी हम मेंशन करते हैं, ठीक है, वो किसी सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं होता है। मोस्टली वी टॉक अबाउट बल्क, हम बल्क में बातें करते हैं। कैसे मैं समझाती हूँ? पानी का एक मोलेक्यूल क्या बहता है, सॉरी पानी का एक पार्टिकल ये होगा, ये एक क्या बहेगा पानी में, पानी में बोलते हैं कैसे ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे लिक्विड में, कोई भी लिक्विड में पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं ताकि वो फ्लो कर सके। तो अगर बल्क में पार्टिकल्स होंगे तो फ्लो दिखेगा। समझ लो मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी जो मैटर है ना, उसका स्टेट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक पार्टिकल नहीं दिखाता है, एक सिंगल पार्टिकल नहीं दिखाता है, उसका बल्क दिखाता है। अगर आइस है, आइस की बात करो तो बहुत सारे मोलेक्यूल जुड़ के आइस बनता है। हम उसमें सिर्फ एक H2O के एक सिंगल मोल की बात नहीं करते, सिंगल मोलेक्यूल की बात नहीं करते, पूरा बल्क में होता है। ठीक है, कोई अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो कोई एक पार्टिकल मेल्ट होने की बात नहीं होती है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स जो है वो मेल्ट होते हैं, तो जाके क्वालिटी शो होती है, हमें दिखती है। किसी एक पार्टिकल में क्वालिटी नहीं दिखती है। मतलब कि अब तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसमें पानी का ही दिया आपको कि चाहे स्टीम, चाहे बर्फ, चाहे पानी, यानी लिक्विड, सॉलिड या गैसियस स्टेट जो होता है H2O का, वो आपको सिंगल पार्टिकल से नहीं मिलेगा, उसके बल्क से पता चलेगा। और वो बल्क में वो प्रॉपर्टीज किस तरह से शो होती है, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके, और हमारा ध्यान फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्यों है? इस चैप्टर में हमारा ज्यादा जो फोकस होगा ना, लास्ट जो चैप्टर किया हमने, चैप्टर नंबर 4, उसमें सब केमिकल के रिलेटेड था। केमिकली ये रिएक्टिव है, केमिकली ये नॉन रिएक्टिव है, केमिकली ऐसा होता है, केमिकली ऐसा नहीं होता है। इट वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, केमिकल बात थी पूरी। यहाँ पे हम फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। व्हाई? क्योंकि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी कंपाउंड ले लो, केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हो। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? आपका कोई भी नजर के सामने जो भी चीज आए उसके अंदर की केमिस्ट्री जानना, उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये सब जानना है। तो होता ऐसे कि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसका और आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिजिकल स्टेट
डिफरेंट होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में मैं कह सकती हूँ कि केमिकल रिएक्शन में वेरिएशन आता है। कैसा वेरिएशन? रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब मैं इसे बताती हूँ कि अगर पानी होगा, पानी, तो वो कुछ रिएक्शन करता होगा इजीली, लेकिन बर्फ जो है वो वही रिएक्शन उतनी इजीली नहीं कर पाएगा या नहीं करता होगा। तो उसका रीजन क्या है कि उसका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो व्हाट एम आई सेइंग इज दैट आपके केमिकल रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो पहले ये जानना होगा कि वो कौन से स्टेट में है। जो आपके रिएक्टेंट्स है वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, और उसकी रिएक्टिविटी वगैरह कितनी है। इसलिए केमिस्ट्री जानने के लिए, किसी भी रिएक्शन की केमिस्ट्री जानने के लिए पहले उसके फिजिकल स्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उस फिजिकल स्टेट में आप जानोगे क्या कि वो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस वगैरह है वो किस तरह से है। क्योंकि लिक्विड के इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे वो अलग होंगे, सॉलिड के अलग होंगे, गैस के अलग होंगे, है ना। गैस के जो आपका सॉलिड के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे। गैस का दूर दूर होते हैं तो उतना इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो हम देखने के वाले हैं इसमें। तो पहले हमें जानना होगा, पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि कोई भी आपका एटम या मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क करते हैं। क्या देखना है हमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अभी एक बात समझो बच्चों, हम इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूल मतलब H2O, H2O, H2O। पानी में ये H2O के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। इंटरमॉलिक्यूल मतलब दो मोल्स होते हैं उनके बीच, दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, कितने अमाउंट में अट्रैक्शन होगा, कितने अमाउंट में रिपल्शन होगा। क्योंकि क्या है कि अट्रैक्शन होना जरूरी है, वरना मोल्स तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरा आपका मैटर का बल्क तो बनाएंगे नहीं, है ना। और एक बात समझो, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल को जोड़ के रखता है एक ही क्लोज वेसिनिटी मतलब कि नजदीक की जगह में दोनों को पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कि कितना अट्रैक्शन होगा, कितना रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको हम बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, ये आपके जो वान डेर वाल्स फोर्सेस है, ओके, इसमें कौन से फोर्सेस आते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस, फोर्स मतलब सबसे पहले जो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो भी फोर्स उसके बीच में वर्क करता है उसको हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस। ये मोस्टली हम लिक्विड या गैस के बीच में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड आपको पता है कि ऑलरेडी वो एक क्या है, रिजिड पूरी है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम ये वान डेर वाल्स फोर्सेस जो आपके हैं वो लिक्विड या गैस में देखेंगे। वान डेर वाल्स फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली 4 टाइप के फोर्सेस। वान डेर वाल्स फोर्सेस के हम 4 टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे। पहला है डिस्पर्जन फोर्सेस,
डिस्पर्जन या लैंडन फोर्स। दूसरा होता है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या होता है पहले डाइपोल 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 फोर्सेस। थर्ड क्या होगा? तो थर्ड हमारे पास है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वन बाय वन हम सारे फोर्सेस समझने वाले हैं। सबसे पहले डिस्पर्शन फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस देखेंगे कि वो क्या क्या होता है। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था, लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा ही था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये सारे फोर्सेस, सबसे पहले ये सारे फोर्सेस क्या दिखाते हैं? ये सारे फोर्सेस हमको दिखाते क्या है? तो एक्चुअली वन बाय वन फोर्सेस जो है ना वो ये दिखाते हैं कि आपके जो आइडियल गैस है, आइडियल गैसेस कौन से होते हैं? आइडियल गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे। और बाकी सारे आपके जो गैसेस होते हैं वो होते हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस कौन से? जैसे कि O2, Cl2, H2, I2, Br2, ये सारे रियल गैसेस। ठीक है, तो ये फोर्सेस आपको ये दिखाते हैं कि आपके रियल गैसेस आइडियल गैस से कहां पे अलग करते हैं। आपके रियल गैसेस जो है वो इससे वेराई कैसे होते हैं, कैसे इससे डिफरेंट होते हैं, वो हमें ये चारों फोर्सेस हमें ये समझाएंगे। ठीक है, कि आइडियल गैस जो है उससे हमारा रियल गैस डिफरेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग डिस्पर्जन और लैंडन फोर्स। नाम लिख लो चारों, लिख लिया। सबसे पहला देखते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या लैंडन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस या तो फिर लैंडन फोर्सेस, दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्पर्जन फोर्सेस हम किसको कहेंगे? लैंडन फोर्स। समझते हैं अच्छे से। अगर दो एटम ले लो, कोई भी दो एटम ले लो, सपोज आज आपको पोलैरिटी का कंसेप्ट पता है, चैप्टर नंबर 3 में देखा था हमने, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पता है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में देखा था पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो, यानी कि एक में आपके जो बॉन्ड होगा, सपोज H और F का बॉन्ड है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी F के नजदीक होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है। यानी आप इसका जब ऐसे मोलेक्यूल देखोगे, ठीक है, एक्चुअली मोलेक्यूल ऐसे होता है पूरा एक जगह पे, लेकिन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस तरफ कम है, तो हम ऐसे डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं। नेगेटिव की तरफ हेड, पॉजिटिव की तरफ ऐसे कट किया हुआ टेल, तो ये हुआ पोलर। ये बॉन्ड कैसा हुआ? पोलर। ठीक है, लेकिन ये पोलैरिटी कब होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यानी कि सपोज मैंने एटम ले लिए, दो एटम ले लिए, ये एटम ए हो गया, इसमें बीच में प्लस चार्ज है और आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो हर जगह पे कैसी है? आइडेंटिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे कैसी है? आइडेंटिकल। और एटम भी ले लिया, उसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे कैसी है? आइडेंटिकल। एक एटम ले लो, एक एटम कोई भी, सपोज
या F2 ले लिया या O2 ले लिया, तो इसमें क्या है H बॉन्ड H, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि ये दोनों के जब मोलेक्युलर से नजदीक नजदीक होंगे बॉन्ड बनाने के लिए या ओवरलैप किया होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर भी आइडेंटिकल ही दोनों की तरफ रहेगी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सिचुएशन में नॉन पोलैरिटी होती है, मतलब कि किसी भी तरह का डाइपोल क्रिएट नहीं होता। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यानी कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, डाइपोल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं किसके लिए, आइडियल केसेस की बात करें, जब आइडियल केसेस की बात करें तब हम ऐसा मानते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल केसेस, व्हेन इट कम्स टू रियल केसेस ये माना गया है कि एक्चुअली भले ही ये फोर्थ चैप्टर में भी बात हुई थी कि भले ही ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या फिर कोई एटम हो, उन दोनों के बीच भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, वो दोनों भी पोलैरिटी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एटम ए हो गया, एटम बी हो गया, ठीक है, तो एटम ए अभी क्या है, देखो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह पे आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ किसी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी, मतलब एक दूसरे के एकदम नजदीक होंगे, दोनों एटम जब एक दूसरे के नजदीक होंगे तो पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि जो आपका ए एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी अनसिमेट्री पैदा होगी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा क्या होगा, अनसिमेट्री पैदा होगी। कैसे कि सपोज ऐसे हो जाएगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड पे, बोर्ड की लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरी राइट हैंड साइड पे, बोर्ड की लेफ्ट हैंड साइड पे जमा हो गया, और यहाँ पे इतने में सारे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे एटम ये दोनों के नजदीक आने की वजह से, और क्योंकि रियल केस है उसकी वजह से इसमें ये सिचुएशन जनरेट होगी। इसमें ऐसा होगा तो वो बी के ऊपर इफेक्ट करेगा, यानी कि वो बी में डाइपोल इंड्यूस करेगा। इंड्यूस मतलब अंदर देना, अपनी इफेक्ट दूसरे के ऊपर डालना, उसको कहते हैं इंड्यूस। तो ये ए जो है हमारा वो बी में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ ये इसके नजदीक है, तो क्या हुआ, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। अभी क्या हुआ, ये दोनों पॉजिटिव बीच में थे, साइड में नेगेटिव था, अभी यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी बी में भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा इससे अट्रैक्ट होने के लिए, और सारी डेंसिटी इधर चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, ऐसे यहाँ पे ये क्या हुआ, डाइपोल बना अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल बना। वैसे ही शायद ऐसा भी होगा कि ये प्लस इस तरफ आ जाए, दूसरा ऐसे हो सकता है यहाँ प्लस आ जाए, ऐसे माइनस आ जाए, ठीक है, तो इधर इस डायरेक्शन में डाइपोल ए में ऐसा होगा, तो बी में क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस तरफ आएगी, यानी कि बी में भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे प्लस, तो ये भी क्या हो गया,
तो ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब ये जो डायपोल जनरेट हुआ ना, ये हम दो एटम की बात कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल में भी होगा और ऐसा हो सकता है कि पूरे एक बल्क ऑफ मॉलिक्यूल में होगा, पूरे बल्क में ऐसा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा हुआ है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में नहीं था। यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन, यहाँ पे प्लस माइनस का अट्रैक्शन, यहाँ पे भी प्लस माइनस का अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन यहाँ पे पैदा हुआ है, यानी कि ये वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है। समझ रहे मुझे, यहाँ पे ये दोनों एटम को एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं था क्योंकि न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ पे ये डायपोल जनरेट होने की वजह से दोनों अट्रैक्ट हुए, यानी दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे, ये पूरा ये आप किसी भी चीज का स्लेब ले रहे हो, इसमें यहाँ पे दो एटम है तो वो जो जुड़े हैं तो वो वीकली भी वो जुड़े हैं, शायद वीकली, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रांगली जुड़ते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड में स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है लिक्विड और गैस में वीकली जुड़े हुए होते हैं। थोड़ी सी भी आप एनर्जी दोगे, थोड़ा सा भी उसको गर्मी दोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। पानी जो है वो जल्दी से बॉइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्सेस, ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन कैसा वीक। नाम समझ लो, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। अच्छा, लंडन फोर्स क्यों बोला? क्योंकि जो साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले देखा था ना, उसका नाम जो है वो वही है जिसका फ्रिट्ज लंडन। ठीक है, क्या नाम है? फ्रिट्ज लंडन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी ये साइंटिस्ट ने ये अट्रैक्शन फोर्स सबसे पहले नोटिस किया था या हमें बताया था, इसलिए इसका नाम लंडन फोर्सेस भी है। और डिस्पर्जन फोर्स भी है। डिस्पर्जन मतलब क्योंकि ये पूरा पहले बीच में था, सब फिर डिस्पर्जन हो गया माइनस का प्लस का, इसलिए इसको हम डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं या तो लंडन फोर्स बोलते हैं। दूसरा वो कैसा है, वीक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, वीक क्यों है? क्योंकि ये कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड है। सिर्फ क्या हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं, जुड़ा नहीं है कुछ भी, इसलिए वीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वीक लंडन फोर्स या वीक अट्रैक्शन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अभी इसकी एनर्जी ऑफ फोर्स कितनी की जो होती है, इसकी एनर्जी, अट्रैक्शन एनर्जी, कौन सी एनर्जी? अट्रैक्शन एनर्जी लंडन फोर्स की, वो दो एटम के डिस्टेंस के 1/r⁶ पावर के प्रोपोर्शन में होती है। r मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये इस प्लस से लेके इस प्लस के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के 6 पावर की रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शन में होता है। यानी जितना डिस्टेंस कम उतनी एनर्जी ज्यादा, वो तो पता ही है, नजदीक आएंगे तो ही अट्रैक्शन फील होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी एनर्जी कम। प्लस दो एटम को ज्यादा से ज्यादा 500 पिकोमीटर पे आप रखोगे, कितने डिस्टेंस पे? 500 पिकोमीटर तक डिस्टेंस होता है, वहीं तक ये फोर्स वर्क करता है। 500 से ज्यादा डिस्टेंस पे फिर ये अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक होता है? मैक्सिमम 500 पिकोमीटर डिस्टेंस तक ये फोर्सेस वर्क करते हैं। इससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो ये फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। पोलैरिटी जनरेट होती है कैसी? इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, प्लस अट्रैक्शन फोर्स से रिपल्शन नहीं होता है, प्लस वीक अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि सिर्फ किसी एक का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, कुछ भी ट्रांसफर यहाँ से वहां नहीं हुआ है,
डन डन, ठीक है। चलो होमवर्क में क्या करोगे, पूरा जो मैंने करवाया आप लिखोगे, घर पे 2 टाइम अच्छे से रीड करोगे टॉपिक डिस्पर्जन फोर्सेस का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि सब कुछ इमेजिनेशन में चलता है। जितना कॉन्सेप्ट करोगे, मैंने पहले भी कहा 11th आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही दिया है, 12th में इन सब का यूज आएगा डायरेक्टली, तो कॉन्सेप्ट बिठाओ यहाँ